हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में आप सभी का। आइए आज फिजिक्स का ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और हम यहाँ देखेंगे कि लिक्विड का जो आउटर सरफेस होता है, जो एक्सटर्नल सरफेस होता है, उसका शेप कैसा हो सकता है, शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। सबसे बाहर वाली जो लिक्विड की सरफेस है उसके शेप को डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स विद डॉक्टर कल्पना सिंह। बिना डिले किए हुए आइए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एंगल ऑफ कांटेक्ट को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में आपको ये एंगल थीटा दिखाई पड़ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इस केस में जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं डायग्राम में, ये थीटा ही कहा जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इस एंगल ऑफ कांटेक्ट को? लिक्विड सरफेस में हैव डिफरेंट शेप। जो हम लिक्विड मेनिस्कस की बात कर रहे थे फ्रेंड्स, यहाँ हमने स्टार्टिंग यहीं से की है। और लिक्विड मेनिस्कस यानी आउटर सरफेस जो लिक्विड का है, उसके शेप की अभी हम आगे और डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो लिक्विड सरफेस है उसका डिफरेंट शेप हो सकता है, और वो डिफरेंट शेप कैसा होगा? कॉन्वेक्स हो सकता है, कॉनकेव हो सकता है, या फिर प्लेन। समझ सकती हूँ कि यहाँ पे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव, जैसा कि आपने शेप पढ़ा है। जब आप कॉन्वेक्स कहते हैं यानी ऐसा उभरा हुआ शेप, जब हम कॉनकेव कहते हैं यानी ऐसा प्याले नुमा दबा हुआ शेप होगा, और प्लेन तो आप जानते ही हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने बकेट में रखे हुए वाटर को तो कई बार देखा है, कैसे कहा जा रहा है कि ये कॉन्वेक्स या कॉनकेव शेप में हो सकता है? तो फ्रेंड्स, इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी हम आगे इसकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि लिक्विड का जो आउटर सरफेस है वो इन तीन में से किसी एक शेप को धारण कर सकता है, एक्वायर करता है। और ये शेप किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट। जैसे कि किसी कंटेनर में जो हमने लिक्विड रखा हुआ है, तो कंटेनर किस सॉलिड मटेरियल से बन रहा है और किस टाइप का ये लिक्विड है, इन दो मटेरियल की टाइप पर डिपेंड करता है कि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा। इन दो मटेरियल की टाइप पर डिपेंड करता है कि जो आउटर सरफेस है लिक्विड का, उसका शेप कैसा होगा। यानी वो शेप कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा, या फिर प्लेन होगा। द टाइप ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, जिस बर्तन में रखा है लिक्विड को, उस बर्तन का जो सॉलिड मटेरियल है उसका टाइप, या फिर जिस लिक्विड को हम ले रहे हैं उसके टाइप की हम बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड डिसाइड्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। फ्रेंड्स, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स को पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है आपके साथ। कोहेसिव यानी कि संसंजक बल एंड एडहेसिव यानी कि असंजक बल। कोहेसिव या संसंजक बल का मतलब क्या है? जो सिमिलर पार्टिकल्स के बीच फोर्स लगता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगा। एंड एडहेसिव फोर्सेस का मतलब जो डिसिमिलर, जो एक तरीके के मॉलिक्यूल नहीं हैं, उनके बीच जो फोर्स लगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ लिक्विड ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर है या कोई और लिक्विड है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो सेम होंगे। अब लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ हम देखें तो इन सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कोहेसिव फोर्स होगा। लेकिन जिस कंटेनर में हमने लिक्विड को रख दिया है, अब इस कंटेनर के मॉलिक्यूल और लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगा वो एडहेसिव फोर्स होगा। और ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस ही डिसाइड करेंगे कि लिक्विड का एक्सटर्नल सरफेस कौन सा शेप एक्वायर करेगा। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। तो फ्रेंड्स, लिक्विड मेनिस्कस कैसे डिसाइड होगा, इस बारे में हमने देखा कि कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स डिसाइड करता है कि एक्सटर्नल सरफेस लिक्विड का कौन सा शेप लेगा, और इस एक्सटर्नल शेप पर डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। यानी एक्सटर्नल शेप कॉन्वेक्स है,
कॉनकेव है या प्लेन, इस पर डिपेंड करेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, जैसा कि डायग्राम देख करके ही आप समझ पा रहे होंगे। आइए इसे हम डिफाइन करना देखें कि एंगल ऑफ कांटेक्ट हम यहाँ कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा बिटवीन द tangent to the liquid surface at the point of contact and the solid surface inside the liquid. Means the angle of contact is defined as the angle theta between the tangent to the liquid surface. यहाँ जो कॉन्वेक्स सरफेस हमने लिया है, एक्सटर्नल सरफेस, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी बर्तन को लिक्विड मॉलिक्यूल जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उस पॉइंट पर लिक्विड सरफेस पर हम टैंजेंट स्पर्श ज्या ड्रॉ करें और उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सॉलिड सरफेस पर अंदर की तरफ हम एक टैंजेंट ड्रॉ करें। तो लिक्विड सरफेस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टैंजेंट और सॉलिड सरफेस पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अंदर की तरफ ड्रॉ किया हुआ टैंजेंट, इनके बीच जो एंगल बनता है उसे ही हम कहेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, जिसे यहाँ पर थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। फ्रेंड्स, जैसा यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक ग्लास वेसल हमने लिया हुआ है। अगर हम ग्लास वेसल में मरकरी फिल करते हैं तो हमें कॉन्वेक्स शेप ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस, यानी लिक्विड के जो आउटर सरफेस है उसका शेप हमें कॉन्वेक्स मिलता है। और इस कॉन्वेक्स शेप का जो लिक्विड मेनिस्कस है, इस केस में जब हम लिक्विड सरफेस पर टैंजेंट ड्रॉ करते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सॉलिड सरफेस पर जब ड्रॉ करते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनसाइड द लिक्विड, अंदर की तरफ ड्रॉ करते हैं, तो इनके बीच जो ये एंगल बना इसी को हम कह देते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। जो कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर लिक्विड मेनिस्कस कॉन्वेक्स है तो इस कॉन्वेक्स सरफेस के केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट आ रहा है वो मोर देन 90 डिग्री आ रहा है, यानी आप सीधे से कह सकते हैं कि ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, अधिक कोण होगा। और अगर हमारा लिक्विड मेनिस्कस कॉन्वेक्स ना होकर के कॉनकेव या फिर प्लेन है, यानी लिक्विड का जो आउटर सरफेस है वो कॉनकेव है या फिर प्लेन है, तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सिमिलर तरीके से एंगल ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे टैंजेंट ड्रॉ करके एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। तो हमें कॉनकेव शेप वाले लिक्विड के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलता है एक्यूट एंगल, यानी लेस देन 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल ये हमें कहाँ मिलेगा? अगर हम ग्लास वेसल लेते हैं और उस वेसल में वाटर लिक्विड लेते हैं तो हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट एंगल मिलेगा। लेकिन अगर हम अगला शेप देखें जहां लिक्विड सरफेस प्लेन है, उस केस में ऑफ कोर्स एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री आता है। और इसका एग्जाम्पल हमें कहाँ मिल सकता है? अगर हम सिल्वर वेसल ले लें, प्योर सिल्वर का बना हुआ कंटेनर है और उसमें प्योर वाटर मीन्स H2O की बात हो रही है, ये हम लेते हैं तो हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री मिलता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि हमें लिक्विड मेनिस्कस के शेप के बेस पर एंगल ऑफ कांटेक्ट भी अलग अलग मिल रहा है। और ये लिक्विड मेनिस्कस का शेप और इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट का डिसीजन कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस जो कि लिक्विड मॉलिक्यूल एंड लिक्विड और सॉलिड मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली इनके बीच हमें मिलता है, उसके बेस पर यहां निर्धारण हुआ। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के बाद अब हम आते हैं कि हमने जब तीन तरीके की लिक्विड मेनिस्कस के शेप की बात की है, यानी कॉन्वेक्स शेप, कॉनकेव शेप एंड प्लेन शेप, तो ये किस तरीके से लिक्विड का जो आउटर सरफेस है ये अलग अलग शेप एक्वायर करता है, धारण करता है, कैसे ये लिक्विड मेनिस्कस का शेप डिसाइड होता है, जिसके बेस पर हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफाइन किया। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। व्हेन अ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद अ सॉलिड सरफेस, ऑफ कोर्स किसी कंटेनर में आप लिक्विड को रखेंगे तो
तो लिक्विड सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा। व्हेन अ लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद अ सॉलिड सरफेस, द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड नियर द सॉलिड सरफेस इज नॉर्मली कर्व्ड। मीन्स जो फ्री सरफेस है वो या तो कॉनकेव हो जा रहा है, या कॉन्वेक्स हो जा रहा है, या प्लेन रह रहा है। इसलिए यहां हमने कहा कि इट इज नॉर्मली कर्व्ड। कुछ केसेस में ये प्लेन रहता है, बाकी ये कॉन्वेक्स या कॉनकेव हो जाता है। और ये किस बेस पर डिसाइड होता है? अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द कोहेसिव फोर्सेस between the molecules of the liquid and the adhesive forces between the molecule of the liquid and solid. That means जो कर्व्ड सरफेस बन रहा है कॉन्वेक्स या कॉनकेव, उसका डिसीजन इन कोहेसिव या एडहेसिव फोर्सेस के बेस पर होता है। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि लिक्विड सरफेस कैसा होगा, कॉन्वेक्स, कॉनकेव या प्लेन। और कैसे डिसाइड होगा ये हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ द मॉलिक्यूल P, आप जैसे यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लिक्विड का वो मॉलिक्यूल जो Mn कंटेनर की जो वॉल है, जिस कंटेनर में लिक्विड रखा गया है उस कंटेनर की वॉल है Mn, उसकी दीवार है Mn, तो उस कंटेनर के वॉल Mn को लिक्विड का जो मॉलिक्यूल टच कर रहा है वो मॉलिक्यूल है P. If the molecule P of the free surface of liquid is in contact, if the molecule P of the free surface of the liquid is in contact with solid surface Mn सॉलिड सरफेस के साथ जो P मॉलिक्यूल है वो कांटेक्ट में आ रहा है लिक्विड का, द फॉलोइंग फोर्सेस विल बी एक्सर्टेड अपॉन द मॉलिक्यूल P। और इस केस में P मॉलिक्यूल पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? तो फ्रेंड, जैसा कि इस डायग्राम में देखते ही आपको पता चल जा रहा होगा कि लिक्विड के इस P मॉलिक्यूल को सबसे पहले तो जो कंटेनर का मॉलिक्यूल है वही अट्रैक्ट करेगा, यानी एडहेसिव फोर्सेस। ऑफ कोर्स कंटेनर का मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा तो ये एडहेसिव फोर्स की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, जहां A दिखाया गया है। दूसरा फोर्स जो आप देख पा रहे हैं C, यानी लिक्विड के जो ऑल अदर मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की वजह से कोहेसिव अट्रैक्शन, संसंजक बल जो लगता है और उसका कंबाइंड इफेक्ट अगर हम एवरेज बेस पर लें तो इसी डायरेक्शन में आएगा जहां C दिखाया गया है। इसे हमने मान लिया है ऑन द एवरेज कि ये वर्टिकल से 45 डिग्री पर लग रहा है, जो C हमारा कोहेसिव फोर्स जो लगा। और तीसरा एक और फोर्स जो कई केसेस में इग्नोर भी कर दिया जाता है वो है P मॉलिक्यूल का वेट, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा। यानी तीन फोर्सेस यहां हम लोग कंसीडर करेंगे, एडहेसिव फोर्स A, कोहेसिव फोर्स C एंड वेट ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज W, जिसे आप देख रहे हैं कि ऑफकोर्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उन तीनों फोर्सेस को यहां मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट जो कि एडहेसिव फोर्स को एक्सप्लेन कर रहा है, द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एडहेशन A ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉलिड प्रेजेंट नियर द मॉलिक्यूल P, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सॉलिड सरफेस डायरेक्टेड आउटसाइड। आप देख पा रहे हैं कि बाहर की तरफ सॉलिड जो मटेरियल है जिससे हमारा कंटेनर की वॉल बनी है उससे परपेंडिकुलर बाहर की तरफ डायरेक्शन में एडहेसिव फोर्स लग रहा है। द सेकेंड इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ कोहेशन। अब हम रिजल्टेंट क्यों कह रहे हैं कोहेसिव फोर्स का? क्योंकि एक मॉलिक्यूल की वजह से नहीं, कंटेनर के अंदर जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं उन सारे मॉलिक्यूल्स का जो कोहेसिव फोर्स P पर लग रहा है उनका एवरेज यानी कंबाइंड इफेक्ट हम यहां पर देख रहे हैं। इसलिए रिजल्टेंट फोर्स ऑफ कोहेशन C ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट नियर द मॉलिक्यूल P directed at an angle of 45 degree from the vertical to the inside direction in the liquid। लिक्विड में
अंदर की तरफ, क्योंकि मॉलिक्यूल जो लिक्विड के है वो अंदर ही की तरफ खींचेंगे, इसको अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए अंदर की तरफ वर्टिकल से 45 डिग्री पर हमने एवरेज कोहेशन फोर्स C लिया है जो कि P मॉलिक्यूल पर लग रहा है। एंड द थर्ड फोर्स इज वेट ऑफ द मॉलिक्यूल P इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड C यानी फोर्स ऑफ एडहेशन एंड फोर्स ऑफ कोहेशन, आसंजक बल और संसंजक बल, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ A एंड C डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मैटर्स। यानी हमारा जो सॉलिड कंटेनर है उस मटेरियल का नेचर क्या है और जो लिक्विड हमने अंदर फिल किया है उसके मटेरियल का नेचर क्या है, वो डिसाइड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड C। और इनका मैग्नीट्यूड A और C का मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा कि लिक्विड मेनिस्कस का शेप कैसा होगा, यानी वो कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा या फिर प्लेन होगा। और कैसे डिसाइड करेगा, आइए उसे देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हम अगला स्टेप जो करेंगे उसमें देखिए जो कोहेसिव फोर्स लग रहा था, एवरेज कोहेसिव फोर्स या रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स, जिसे हमने लिया था कि वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पर लग रहा है, तो हम इसके दो कंपोनेंट करते हैं, यानी हम C को कंपोनेंट में ब्रेक करें, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो फ्रेंड, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो जो लाइन ऑफ एक्शन A की है उसी लाइन के अलोंग फंक्शन करेगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो जो W की डायरेक्शन है उसमें फंक्शन करेगा। और चूंकि वर्टिकल के साथ C 45 डिग्री के एंगल पे है, इसलिए जो C cos थीटा और C sin थीटा आएंगे, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो हमने निकाले, अगर ये थीटा आप कह रहे हैं तो यहाँ आता है, इस वाले डायरेक्शन में आता है आपका C cos थीटा और ये हो जाएगा C sin थीटा। बट थीटा इज 45 डिग्री और 45 डिग्री साइन थीटा में 1/√2 होगा और कॉस थीटा भी 1/√2 होगा। और इस तरीके से जो हम कंपोनेंट निकालते हैं तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी C का मिलता है C/√2 एंड वर्टिकल कंपोनेंट भी C का मिलता है C/√2। और वर्टिकल में देखिए फ्रेंड्स, एक तो ये कंपोनेंट आ गया कोहेसिव फोर्स का C/√2 और एक है हमारे पास वेट ऑफ द मॉलिक्यूल एट P, जो P पॉइंट पर मॉलिक्यूल है उसका वेट W। दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसलिए जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स आएगा, नेट फोर्स आएगा, वो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा, यानी टोटल डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा C/√2 प्लस W। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स मिल गया हमें C/√2 प्लस W। अब हॉरिजॉन्टल में अगर देखें तो A की ये डायरेक्शन और C/√2 की अपोजिट डायरेक्शन, तो हमें देखना पड़ेगा कि A बड़ा है या C/√2, उसी के बेस पर हम निकालेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और, टू डिसाइड। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमने डायग्राम एक्सप्लेन किया वो चीजें हमने दी हैं। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ कोहेसिव फोर्सेस आर C/√2 एंड C/√2, यानी हॉरिजॉन्टल भी C/√2 है कंपोनेंट और वर्टिकल भी C/√2 है, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सिंस द लिक्विड डज नॉट रेजिस्ट, अब ये तो हमने फोर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इन फोर्सेस को हम क्यों निकाल रहे हैं, इनकी बेस पर लिक्विड मेनिस्कस कैसे डिसाइड होगा, उस पॉइंट को भी हम यहाँ क्लियर करना चाह रहे हैं। और हमारा ये अगला पॉइंट उसी के लिए एक बेस तैयार करता है कि ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस हम क्यों निकाल रहे हैं लिक्विड मेनिस्कस को डिसाइड करने के लिए। तो सिंस द लिक्विड डज नॉट रेजिस्ट द चेंजेस मेड इन इट्स शेप, लिक्विड डज नॉट रेजिस्ट द चेंजेस मेड इन इट्स शेप। आप जानते हैं कि लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो वही शेप ले लेता है। दैट मीन्स ये इसके शेप में अगर आप कोई चेंज करना चाहें तो वो उसका विरोध नहीं करता, उसे रजिस्ट नहीं करता है। इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द लिक्विड, in the equilibrium of the liquid, the surface of the liquid at any point will be perpendicular
टू द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट पॉइंट। फ्रेंड्स, लिक्विड अपने शेप में होने वाले किसी चेंज को अपोज नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी जगह पे लिक्विड किसी भी शेप में है और आप उस पर टेंजेंशियल फोर्स अगर लगाएंगे तो ये इजीली फ्लो कर जाएगा फोर्स की डायरेक्शन में और उस फोर्स के अकॉर्डिंग नया शेप तुरंत ले लेगा बिना किसी अपोजिशन के, बिना रजिस्ट किए हुए। इस वजह से लिक्विड का शेप जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो वही शेप ले लेता है और जब वो इक्विलिब्रियम में आ गया तो जाहिर सी बात है अब लिक्विड के सरफेस पर कोई भी टेंजेंशियल फोर्स तो लग नहीं रहा होगा, क्योंकि फोर्स लगता तो फ्लो करके नया शेप में आ जाता। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर लिक्विड है तो उस पे उसके सरफेस पर कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा और जब टेंजेंशियल फोर्स नहीं है तो ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर फोर्स ही वो फोर्स होगा जो किसी भी पॉइंट पर लिक्विड के फ्री सरफेस पर लग रहा होगा इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो फ्रेंड्स, इसको ध्यान से सुनिए कि अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब उसके सरफेस पर कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लग रहा होगा। उस पर जो फोर्स लग रहा है वो लिक्विड सरफेस से परपेंडिकुलर ही होगा, तभी लिक्विड उस पर्टिकुलर शेप में इक्विलिब्रियम में है। यही पॉइंट यहाँ हमने लिखा हुआ है। इन द इक्विलिब्रियम ऑफ द लिक्विड द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट एनी पॉइंट will be perpendicular to the net force exerted on that point। और फ्रेंड्स, इसी पॉइंट को हम यूज करने वाले हैं डिफाइन करने के लिए कि लिक्विड का मेनिस्कस कैसा होगा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स या प्लेन। टू डिसाइड द शेप ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस वी शुड नो द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड सरफेस। क्योंकि यहाँ हमने कह दिया है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिक्विड जो भी उसका फ्री सरफेस होगा उस फ्री सरफेस से सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स ही एक्सपीरियंस कर रहा होगा, कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा। वही शेप लिक्विड का फ्री सरफेस रखेगा जिस केस में लिक्विड के फ्री सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स सिर्फ लगे, कोई भी टेंजेंशियल फोर्स ना लगे। और इसलिए अब हम यहाँ निकालेंगे कि किसी भी पॉइंट पर लिक्विड के फ्री सरफेस के किसी भी पॉइंट पर मॉलिक्यूल जो है उस पर नेट फोर्स कितना है, किस डायरेक्शन में है और उस फोर्स से परपेंडिकुलर लिक्विड का मेनिस्कस यानी लिक्विड का फ्री सरफेस होना चाहिए। इसलिए हम नेट फोर्स डिसाइड कर रहे हैं और इसीलिए पहले हमने टोटल फोर्सेस देखे, एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स और वेट W, ये हमने पहले ही देख लिया है। अब उसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं जिससे उस नेट फोर्स की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर लिक्विड का फ्री सरफेस यानी उसका मेनिस्कस होगा, जिसके बेस पर डिसाइड होगा कि फ्री सरफेस कॉन्वेक्स होगा, कॉनकेव होगा या फिर प्लेन होगा। तो फ्रेंड्स, हमने देख लिया कि हमने सी के कैसे कंपोनेंट किए हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हमने देख लिया कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स लग रहा है वो हमारा C/√2 प्लस W है। और अब हम हॉरिजॉन्टल डिसाइड करते हैं कि हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स होगा। तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स डिसाइड करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि एक फर्स्ट केस जो आएगा हमारा वो हम केस ले रहे हैं एडहेसिव फोर्स A इज ग्रेटर देन C/√2। अगर ये केस है तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस द फॉलोइंग कंडीशंस आर पॉसिबल। कौन कौन सी कंडीशन पॉसिबल है एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के बेस पर? फर्स्ट केस हमने लिया A इज ग्रेटर देन C/√2। जैसा कि आप डायग्राम से देख भी पा रहे हैं, कंपोनेंट वही जो अभी हम लोगों ने पीछे डिसाइड किए थे, बस यहाँ पे जो A का मैग्नीट्यूड है जो कि इस हॉरिजॉन्टल C/√2 के अपोजिट है, लेकिन A ग्रेटर है C/√2 से। दैट मीन्स अगर हम इस A और C/√2 हॉरिजॉन्टल वाले का रिजल्टेंट निकालना चाहें तो जो बड़ा है यानी A उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट निकलेगा। ऑफ कोर्स नेट फोर्स जो आएगा A माइनस C/√2 उसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि बड़े फोर्स की डायरेक्शन थी, यानी A की डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा P पॉइंट पर, ये जो P पॉइंट पर पार्टिकल है इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा? A माइनस C/√2। तो फ्रेंड्स, अब आप इस केस में जहां पे A ग्रेटर देन C/√2 है, आप देख पा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल में
वर्टिकल वॉल MN से परपेंडिकुलर, लेकिन बाहर की डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रहा है वो है A माइनस सी बाई रूट टू, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो लग रहा है वो है W प्लस सी बाई रूट टू। तो फ्रेंड्स, अगर इस P पॉइंट पर हमें नेट फोर्स निकालना हो तो अब हमें इस हॉरिजॉन्टल और इस वर्टिकल का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो आप देख करके ही यहाँ समझ सकते हैं कि रिजल्टेंट कैसे आएगा। पैरेललोग्राम लॉ अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप अप्लाई करें फ्रेंड्स, तो आप कैसे देखिए, ये वाला आउटवर्ड बाहर की तरफ और ये डाउनवर्ड है, तो ये पैरेललोग्राम हम यहाँ पे कंप्लीट करें तो इसका जो डायगोनल होगा वो डायगोनल हमें रिजल्टेंट फोर्स देगा। तो जाहिर सी बात है इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो बाहर की तरफ फंक्शन कर रहा है, और इस फोर्स से परपेंडिकुलर लिक्विड अपने जो सरफेस है, आउटर सरफेस, उसका शेप रखेगा, तभी वो इक्विलिब्रियम में आ पाएगा, जो कि अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था। क्योंकि अगर टेंजेंशियल कोई भी कंपोनेंट फोर्स का बचेगा तो लिक्विड उधर फ्लो करके उस शेप को एक्वायर कर लेगा, धारण कर लेगा। इसलिए ये जो रिजल्टेंट फोर्स इक्विलिब्रियम में है वो ऑफ कोर्स बाहर की तरफ ही होगा। यहाँ हमने रिजल्टेंट की सिर्फ ये शो किया है कि बाहर की तरफ आएगा। अगर हम एग्जैक्ट निकालें तो हमें जिस पॉइंट पर हमारा ये आ रहा है A माइनस सी बाई रूट टू, अगर ये इस पॉइंट तक आ रहा है तो हमें टेंजेंट जो पैरेललोग्राम हमारा बनेगा वो पैरेललोग्राम इसी के बेस पर हमें बनाना पड़ेगा, यानी इतना पैरेललोग्राम आएगा और ये हमारा रिजल्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको कंफर्म ही होगा कि पैरेललोग्राम लॉ हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी बात को हमने यहाँ मेंशन किया। इफ A इज ग्रेटर देन C बाई रूट टू, द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द मॉलिक्यूल P विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन as shown in the figure this. Hence, the surface of the liquid obtains the concave shape. यहाँ पे जब बाहर की तरफ नेट फोर्स आ रहा है तो कॉन्केव शेप ये लेगा। In this case, the angle of contact is acute. स्टार्टिंग में ही आपने देखा कि कॉन्केव शेप है अगर लिक्विड मेनिस्कस का तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक्यूट एंगल बनता है। एंड अगर ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक्यूट एंगल है, न्यून कोड है, तो लिक्विड स्टिक करता है सॉलिड से, यानी जिस कंटेनर में रखा है उससे लिक्विड चिपकता है, यानी उसे भिगाता है, जैसे कि आप वाटर के केस में ऑब्जर्व करते हैं। और अगर फ्रेंड्स हमारे पास दूसरा केस आता है A लेस देन C बाई रूट टू, यानी ये वैल्यू इस इधर जो C बाई रूट टू है उससे छोटा है, तो ऑफकोर्स इन A और C बाई रूट टू का रिजल्टेंट हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा, यानी C बाई रूट टू के डायरेक्शन में। और कैसे मिलेगा? C बाई रूट टू में से A को माइनस करने से निकलेगा। तो C बाई रूट टू से अगर हम A को माइनस करते हैं तो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिला, जो कि आप देख पा रहे हैं किस डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू आती C बाई रूट टू माइनस A। और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स है C बाई रूट टू प्लस W। और इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ अगर आप यूज करके निकालते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि ये लिक्विड में अंदर की तरफ जाएगा। यानी अगर ये वाला केस है हमारे पास जहां पर A इज लेस देन C बाई रूट टू है, तो रिजल्टेंट फोर्स हमें किस डायरेक्शन में मिलता है? लिक्विड में अंदर की तरफ। और इस केस में लिक्विड का जो सरफेस है वो ऑफकोर्स कॉन्वेक्स बनेगा, क्योंकि नेट फोर्स से परपेंडिकुलर तभी होगा लिक्विड का सरफेस। अभी हम इसे थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करेंगे। The net force applied on the molecule P will be in inward direction as shown in the figure. Hence, the surface of the liquid obtains the convex shape. In this case, angle of contact is obtuse. कॉन्वेक्स अगर लिक्विड का मेनिस्कस है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अधिक कोण होता है, एंड लिक्विड डज नॉट स्टिक टू द सॉलिड सरफेस इन दिस सिचुएशन। आपने सुना होगा कि मरकरी जो है वो किसी सरफेस पर चिपकती नहीं है, वो यही कारण है जो यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया। और फ्रेंड्स, अगर A इज इक्वल टू C बाई रूट टू है तो ऑफकोर्स उसका एक्सटर्नल सरफेस यानी लिक्विड मेनिस्कस प्लेन ही रह जाएगा, क्योंकि उस केस में सिर्फ ये
ये वाला फोर्स है c/√2 + w, जो कि मॉलिक्यूल पर फंक्शन कर रहा है, जो कि ऑलरेडी वर्टिकली डाउनवर्ड है, यानी लिक्विड का फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन रह जाएगा। So if A is equal to c/√2, the net force applied on the molecule P will be directed in the downward direction. In this condition, the free surface of the liquid is plane. In this condition, the free surface of the liquid is plane. For example, अब कौन सा एग्जाम्पल है इस केस का? स्टार्टिंग में भी आपने देखा, फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन सिल्वर विजल। सिल्वर के कंटेनर में अगर हम प्योर वाटर रखते हैं तो उसका जो मेनिस्कस है, जो आउटर सरफेस है, वो प्लेन आता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अभी हम लिक्विड मेनिस्कस को थोड़ा सा और आगे डिटेल में डिस्कस करें, जिससे आपको जो बात कही गई है कि नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, लिक्विड का फ्री सरफेस उससे परपेंडिकुलर होगा, ये थोड़ा और क्लियर हो सके। ये तो आप समझ गए होंगे कि अगर लिक्विड सरफेस पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो लिक्विड फ्लो करके नया शेप ले लेगा, यानी टेंजेंशियल तो कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। अब वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है, यानी लिक्विड सरफेस पर जो फोर्स लगेगा वो फ्री सरफेस से वर्टिकल ही होना चाहिए, फ्री सरफेस से परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो फ्री सरफेस है लिक्विड का, उससे टेंजेंशियल कोई फोर्स नहीं होगा। ओनली कौन सा फोर्स फंक्शन करेगा? लिक्विड के फ्री सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी फ्री सरफेस वही डायरेक्शन ले लेगा, वही शेप ले लेगा, जिससे नेट फोर्स लिक्विड के फ्री सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंबवत डायरेक्शन में लगे नेट फोर्स। वी मस्ट हैव सम डिस्कशन रिगार्डिंग कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस। हम थोड़ा सा और डिस्कशन करें। फॉर कॉनकेव सरफेस, जो स्टार्टिंग में देखा, A > c/√2। फ्रेंड्स, अगर हम चाहें तो कई बार हमने कहा था कि हम W को इग्नोर करते हैं, क्योंकि जो P पर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का वेट नॉर्मली बहुत ही कम होता है, उसे इग्नोर करें तो हम और आसानी से चीजों को बता पाते हैं, और आप चाहें तो इंक्लूड कर लें। अगर हम W को इग्नोर करते हैं और हम देखते हैं कि वी कैन से डायरेक्टली A is greater than C, यानी अभी हमने क्या कहा, A is greater than c/√2। आपने जो स्टार्टिंग में डायग्राम देखा था, जहां हम लोगों ने क्या कहा कि किसी कंटेनर में लिक्विड है, इस पॉइंट पर P मॉलिक्यूल था। अब अगर हम W को इग्नोर करें तो हम कहेंगे कि एडहेसिव फोर्स इस डायरेक्शन में और कोहेसिव फोर्स 45 डिग्री पर अंदर की ओर लगा। ये A लगा एडहेसिव फोर्स, ये C लगा कोहेसिव फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर W इग्नोर किया तो कैसे हम सिंपली कह सकते हैं, अब A और C का रिजल्टेंट निकालें तो ऑफकोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे पैरेललोग्राम और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि A is greater than C, अगर W इग्नोर कर दिया तो हम सीधे से ये कह सकते हैं कि A is greater than C। इसको हमने बड़ा खींचा और C को हमने छोटा खींचा। अब पैरेललोग्राम लॉ लगाइए और इसका रिजल्टेंट निकालिए। तो अब देखिए ये रिजल्टेंट आउटसाइड आ रहा है, बाहर की तरफ। इतना आप इजिली बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वो उस तरीके का शेप लेगा जो नेट फोर्स आ रहा है आउटवर्ड, इससे परपेंडिकुलर हो सके। इसलिए ये कॉनकेव शेप ले लेगा अगर A > C है, और अगर W भी आप कंसीडर करते हैं तो आप कहते हैं A > c/√2। फ्रेंड्स, यहाँ एक पॉइंट और बताना चाहते हैं कि जैसे जैसे हम जो ये आउटर वॉल है, जो बर्तन की दीवार है, इससे सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, इससे दूर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इस A का इफेक्ट घटने लगेगा इन कंपैरिजन ऑफ C। यानी जो आउटर पे A ज्यादा बड़ा है, लेकिन जब बीच की तरफ जाएंगे A घटता जाएगा। अब अगर A कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा हो जाए और C उतना ही रहे, तो देखिए A को छोटा करने पे ये जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो मोर एंड मोर वर्टिकल होता चला जा रहा है, क्योंकि A घट गया और C उतना ही है। तो A और C का जब रिजल्टेंट निकालेंगे, A जितना बड़ा होगा उतना ही ये बाहर की तरफ रिजल्टेंट आएगा। A जितना छोटा होता जाएगा तो ये रिजल्टेंट हमारा
धीरे धीरे वर्टिकल की डायरेक्शन में मुड़ना शुरू हो जाएगा। और जब ये बीच में पहुंच करके फिर बर्तन की दूसरी दीवार की तरफ चलना शुरू होगा तो ये दूसरे साइड बाहर की ओर मुड़ने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बात आप समझ गए होंगे, और इसी को अगर हम बेस लेकर के हम ज़्यादा अच्छे से कैसे डिफाइन करेंगे कॉनकेव या कॉन्वेक्स शेप को, हम वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आपने क्या देखा कि लिक्विड में जब हम कंटेनर के पास हैं तो रिजल्टेंट फोर्स ऐसे बाहर की तरफ आया, जैसे जैसे हम अंदर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रिजल्टेंट फोर्स मोर एंड मोर वर्टिकल हुआ। फिर जब हम बर्तन की दूसरी दीवार की तरफ चलने लगते हैं तो ये दूसरी डायरेक्शन में आउटसाइड जाने लगते हैं। अब इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देख पा रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारे फोर्सेस किसी एक पॉइंट से निकल करके आ रहे हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक ऐसा स्फीयर ड्रॉ करें, गोला बनाएं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये सारे डायरेक्शन इस गोले के रेडियस हैं, त्रिज्या हैं। दैट मीन्स ये डायरेक्शन इस गोले के सरफेस पर परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि कोई रेडियस जो है वो गोले के सरफेस से, जो सरफेस ऑफ द स्फीयर है उससे परपेंडिकुलर होता है रेडियस की डायरेक्शन। तो ऑफ कोर्स यहाँ आपको ये जो रेडियल डायरेक्शन में फोर्सेस मिले उनसे परपेंडिकुलर सरफेस कैसा होगा, इस तरीके का एक स्फेरिकल शेप होगा। और यही वजह है कि लिक्विड का सरफेस इस केस में कॉनकेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने पूरा समझ लिया कि एक पॉइंट ना लेकर के पूरे सरफेस को बता दिया गया कि किस तरीके से और क्यों ये स्फेरिकल शेप ले रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ये जो आउटवर्ड डायरेक्शन था वो अपनी डायरेक्शन को किस तरीके से चेंज करता है, मोर एंड मोर वर्टिकल हो जाता है सेंटर की तरफ जाने पर, और दूसरे वॉल की तरफ बढ़ते बढ़ते दूसरी साइड बाहर की तरफ जाने लगा। यानी इसने डिसाइड कर दिया कि कैसे कॉनकेव शेप होगा। इसी बात को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। इन दैट केस नेट फोर्स विल बी इन आउटवर्ड डायरेक्शन, अगर ये केस है जो अभी बताया आपको। हेंस लिक्विड सरफेस बिकम्स कॉनकेव एज इट विल बी परपेंडिकुलर टू द नेट फोर्स। कैसे कॉनकेव हुआ वो भी आपने देखा। वन कैन ऑब्जर्व दैट ऑन मूविंग फ्रॉम वॉल साइड टू द सेंटर, वॉल से सेंटर की तरफ हम लोग चल रहे थे तो नेट फोर्स मोर एंड मोर वर्टिकल होता जा रहा था, जिसने सपोर्ट किया कॉनकेव शेप लिक्विड मेनिस्कस का कैसे बनता है। और इसी तरीके से हम कॉन्वेक्स शेप को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नॉर्मली हमने क्या कहा जब हमने W भी कंसीडर किया, a<c/√2। अगर आप W को इग्नोर कर रहे हैं तो आप सीधे से कहेंगे कि a<c। अब फ्रेंड्स अगर देखिए कंटेनर में a<c है, a बाहर की तरफ था, अगर c बड़ा है, हमने बड़ा खींच दिया। अब इस पे आप लगाइए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो देखिए रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। और यहाँ भी फ्रेंड्स जैसे जैसे हम इस वॉल से दूर जाएंगे यानी सेंटर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी इस a की वैल्यू घटती चली जाएगी। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करें कि लिक्विड में अंदर की तरफ जा रहा है, सेंटर पर जाते जाते ये जो इनसाइड डायरेक्शन था वो मोर एंड मोर वर्टिकल होता जाएगा। यानी बाहर ऐसे अंदर की तरफ था सबसे आउटर में, फिर ये कुछ ऐसे थोड़ा सा वर्टिकल हुआ, फिर ये पूरा वर्टिकल होगा, फिर दूसरी साइड ऐसे टर्न होने लग जाएगा। यानी अब यहाँ आपको ऐसा लग रहा है जैसे सारे फोर्स एक पॉइंट पर आकर के कलेक्ट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो अब इस तरीके के रेडियस से परपेंडिकुलर अगर सरफेस आपको चाहिए तो अगेन एक स्फीयर ड्रॉ होगा जो कि कॉन्वेक्स शेप ले लेगा। यानी इस केस में अगर a<c है या अगर हम w कंसीडर करते हैं उस केस में a<c/√2 हम कहते हैं, उस केस में हमें कॉन्वेक्स शेप कैसे मिलता है उसको कंप्लीटली आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक वॉल से दूसरी वॉल की तरफ आप चले जाते हैं, जैसे ही जब एक वॉल के पास है फ्रेंड्स तो आपको अंदर की तरफ मिला, वॉल से दूर जा रहे हैं तो धीरे धीरे ये वर्टिकल होने लग गया, और जब दूसरी वॉल की तरफ जाएंगे तो अगेन इसकी डायरेक्शन इनवर्ड टर्न होने लग जाएगी और इससे परपेंडिकुलर सरफेस क्या होगा, ये वाला हमारा कॉन्वेक्स सरफेस। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे यहाँ पे।
one can observe that on moving from wall sides to the center, net force becomes more and more vertical and supports convex shape of the liquid meniscus. तो फ्रेंड्स लिक्विड मेनिस्कस का कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव शेप मैंने आपको एक्सप्लेन किया. इफ लिक्विड मेनिस्कस इज नॉट सेमी सर्कल, पिछले वाले डायग्राम में आपने देखा, यहाँ हमने आपको इजिली सेमी सर्कल लेकर के मेनिस्कस को दिया था, पर ये कंडीशन कंपलसरी नहीं है कि ये ऑलवेज सेमी सर्कल हो, ये एक सर्कल का पार्ट होता है. जैसे देखिए यहाँ पे सेमी सर्कल ना होकर सर्कल का पार्ट लिया है कॉन्केव शेप में, तो ऑफकोर्स सेंटर यहाँ कहीं ऊपर जाकर के इसका मिलेगा. इफ लिक्विड मेनिस्कस इज नॉट सेमी सर्कल बट कॉन्वेक्स और कॉन्केव एज शोन इन द फिगर, वी कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ शेप सिमिलरली. जैसे हमने इसके पहले एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल वही एक्सप्लेनेशन आएगा, ये चाहे सेमी सर्कल हो या उसका एक स्मॉल पार्ट ही क्यों ना हो, कॉन्वेक्स शेप का या कॉन्केव शेप का, किसी स्फीयर का स्मॉल पार्ट हो सकता है. तो फ्रेंड्स यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से हम लिक्विड मेनिस्कस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और लिक्विड मेनिस्कस के बेस पर हम एक्सप्लेन करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट को. फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही. आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस देखते रहिए, और अगर ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू.